नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका सुधा आदेश जी की लिखी हुई कहानी अपना पराया। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। भैया, आप तो जानते हैं कि बीना को दिल की बीमारी है। वो दूसरे का तो क्या, अपना भी ख्याल नहीं रख पाती है। और मेरा टूरिंग जॉब है, हमारा माँ को रखना संभव नहीं हो पाएगा। भैया, मैं माँ को रख तो लेती, लेकिन महीने भर बाद ही पिंकी पम्मी की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। घर भी छोटा है, इसलिए चाह कर भी मैं माँ को अपने साथ रख पाने में असमर्थ हूँ। दिनेश और दीपा से लगभग एक सा उत्तर सुनकर दीपेश एकाएक सोच नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें। पुत्री अंकिता की मई में डिलीवरी है। उसके सास ससुर के न होने के कारण बड़े आग्रह से विदेशवासी दामाद आशुतोष और अंकिता ने उन्हें कुछ महीनों के लिए बुलाया था। टिकट भी भेज दिए थे। अनुपमा का कहना था कि 6 महीनों की ही तो बात है, कुछ दिन अम्मा जी भैया या दीदी के पास रह लेंगी। इसी आशय से उन्होंने दोनों जगह फ़ोन किए थे, किंतु दोनों जगह से ही सदा की तरह नकारात्मक रुख पाकर वे परेशान हो उठे थे। अनु अलग मुंह फुलाए बैठी थी। अम्मा जी पिछले 30 वर्षों से हमारे पास रह रही हैं, और अब जब 6 महीने उन्हें अपने पास रखने की बात आई तो एक की बीवी की तबीयत ठीक नहीं है और दूसरे का घर छोटा है। हमारे साथ भी इस तरह की अनेक परेशानियां कई बार आईं, पर उन परेशानियों का रोना रोकर हमने तो उन्हें रखने के लिए कभी मना नहीं किया। क्रोध से बिफरते हुए अनु ने कहा। दिनेश सदा माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी से कोई न कोई बहाना बनाकर बचता, और जब भी दीपेश कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते तो बनने से पूर्व ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता था। यदि वे माँ को साथ ले भी जाना चाहते तो वे कह देती, बेटा इस उम्र में अब मुझसे घूमना फिरना नहीं हो पाएगा। वैसे भी तुम्हारे पिता की मृत्यु के पश्चात मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वे माँ को कभी भी अकेला छोड़कर कहीं जा नहीं पाए, और ना ही माँ ने ही कभी अपने मन से उन्हें कहीं घूमने जाने को कहा। उन्हें याद नहीं आता कि वे कभी अनु को कहीं घुमाने ले गए हों। आज अंकिता ने उन्हें बुलाया है, तब भी यही समस्या उठ खड़ी हुई है। पोती को ऐसी हालत में अकेली जानकर इस बार माँ ने भी उन्हें जाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन दिनेश और दीपा के पत्रों ने उनकी समस्या को बढ़ा दिया था। अनु जहाँ इन पत्रों को पढ़कर क्रोधित हो उठी थी, वहीं माँ अपराध बोध से ग्रस्त हो उठी थी। उनकी समस्या को देखकर माँ ने आग्रह युक्त स्वर में कहा था, तुम लोग चले जाओ बेटा, मैं अकेली रह लूँगी। 6 महीने की ही तो बात है, श्यामा नौकरानी मेरे पास सो जाया करेगी। अनु और माँ का रिश्ता भले ही कड़वाहट से भरपूर था, पर समय के साथ उनमें आपस में लगाव भी हो गया था। शायद इसीलिए माँ के शब्द सुनकर पहली बार अनु के मन में उनके लिए प्रेम उमड़ आया था, किंतु वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। इस उम्र में उन्हें अकेले छोड़ने का उसका भी मन नहीं था। यही हालत दीपेश की भी थी। एक ओर पुत्री का मोह उन्हें विवश कर रहा था, तो दूसरी ओर कर्तव्य बोध उनके पैरों में बेड़ियां पहना रहा था। अभी वे सोच ही रहे थे कि पड़ोसी रमाकांत ने घर में प्रवेश किया और उनकी उदासी का कारण जानकर बोले, बस इतनी सी समस्या के कारण आप लोग परेशान हैं? हमसे पहले क्यों नहीं कहा? वे जैसी आपकी माँ है वैसी ही हमारी भी तो माँ है। आप दोनों निश्चिंत होकर बेटी के डिलीवरी के लिए जाइए। माँ जी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। 6 महीने तो क्या, आप चाहें तो और भी रह सकते हैं। बार बार तो विदेश जाना हो नहीं पाता, अतः अच्छी तरह घूम फिर कर ही आइएगा। रमाकांत जी की बातें सुनकर माँ जी का चेहरा खिल उठा, मानो उनके दिल पर रखा बोझ उतर गया हो, और उन्होंने स्वयं रमाकांत की बात का समर्थन कर उन्हें जाने के लिए प्रोत्साहित किया। पुत्री का मोह उनसे वो करवा गया था जो वे पिछले 30 वर्षों में नहीं कर पाए थे। 2 दिन बाद ही वे न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। वे पहली बार घर से बाहर निकले, पर फिर भी मन में वो खुशी और उमंग नहीं थी। उन्हें लगता था कि वे अपना मन वहीं छोड़कर कर्तव्यों की बेड़ियों में बंधे जबरदस्ती चले आए हैं। यद्यपि वे हर हफ्ते ही फ़ोन द्वारा माँ का हालचाल लेते रहते थे, लेकिन उन्हें यही बात बार बार चुप चुप कर लहूलुहान करती रहती थी कि आवश्यकता के समय उनके अपनों ने उनका साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि उनकी भावनाओं को समझने से भी इनकार कर दिया। वहीं उनके पड़ोसी मित्र रमाकांत उनकी अनुपस्थित में सहर्ष माँ की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कौन अपना है कौन पराया।
खून के रिश्ते या आपसी आवश्यकताओं को निभाते दिल के रिश्ते? कैसे हैं ये खून के रिश्ते जिनमें एक दूसरे के लिए प्यार, विश्वास, यहाँ तक कि दुख सुख में साथ निभाने की कर्तव्य भावना भी आज नहीं रही है? वे मानवीय संवेदनाएं, भावनाएं कहाँ चली गईं जब एक दूसरे के सुख दुख में पूरा परिवार एकजुट होकर खड़ा हो जाता था? दिनेश और दीपा उनकी मजबूरी को क्यों नहीं समझ पाए? वे अंकिता के पास महज घूमने तो जा नहीं रहे थे कि अपना प्रोग्राम बदल देते या कैंसिल कर देते। माँ सिर्फ उनकी ही नहीं, उन दोनों की भी तो हैं। जब वे पिछले 30 वर्षों से उनकी देखभाल कर रहे हैं तो मात्र कुछ महीने उन्हें अपने पास रखने में उन दोनों को भला कौन सी परेशानी हो जाती? सुख दुख, हारी बीमारी, छोटी मोटी परेशानियां तो सदा इंसान के साथ लगी रहती हैं। इनसे डर कर लोग अपने कर्तव्यों से मुख तो नहीं मोड़ लेते। न्यूयॉर्क पहुंचने के 15 दिन बाद ही दीपेश और अनुपमा नाना नानी बन सुख से अभिभूत हो उठे। अंकिता की पुत्री आकांक्षा को गोद में उठाकर एकाएक उन्हें लगा कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। अंकिता उनकी इकलौती पुत्री थी, उनकी सारी आशाओं का केंद्र बिंदु थी। उसका विवाह आशुतोष से इतनी दूर करते हुए बहुत सी आशंकाएं उनके मन में जगी थीं, पर अपने मित्र रमाकांत के समझाने व अंकिता की आशुतोष में रुचि देखकर बेमन से विवाह तो कर दिया था, पर जाने अनजाने दूरी के कारण उससे न मिल पाने की बेबसी उन्हें कष्ट पहुंचा ही देती थी। लेकिन अब बेटी का सुखी घर संसार देखकर उनकी आंखें भर आईं। आकांक्षा भी थोड़ी बड़ी हो चली थी, अतः आशुतोष और अंकिता सप्ताहांत में उन्हें कहीं न कहीं घुमाने का प्रोग्राम बना लेते। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सौंदर्य ने उनका मन मोह लिया था। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को देखकर वे चकित थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 102 मंजिली इमारत, वो भी आज से 67-68 वर्ष पूर्व, कोई बना सकता है, और इतनी ऊंची इमारत भी कहीं कोई हो सकती है। टाइम स्क्वायर की चहल पहल देखकर लगा सचमुच ही किसी ने कहा है कि न्यूयॉर्क कभी सोता नहीं है। वहीं मैडम तुसाद म्यूजियम में मोम की प्रतिमाएं इतनी सजीव लग रही थी कि विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे मोम की बनी हैं। वहाँ की साफ सफाई, गगनचुंबी इमारतों, चौड़ी सड़कों व एलिवेटरों पर तेजी से उतरते चढ़ते लोगों को देखकर वे अभिभूत थे। वहाँ जीवन चल नहीं रहा था बल्कि दौड़ रहा था। आशुतोष और अंकिता ने मम्मी पापा के लिए वाशिंगटन और नियाग्रा फॉल देखने के लिए टिकट बुक करने के साथ होटल की बुकिंग भी करवा दी थी। उनके साथ वे दोनों भी जाना चाहते थे, पर आकांक्षा के छोटी होने के कारण जा नहीं पाए। वाशिंगटन में जहां कैनेडी स्पेस म्यूजियम देखा, वहीं व्हाइट हाउस तथा सीनेट की भव्य इमारत ने आकर्षित किया। वॉर मेमोरियल, लिंकन और रूजवेल्ट मेमोरियल ने ये सोचने को मजबूर किया कि यहाँ के लोग इतने आत्मकेंद्रित नहीं हैं जितना कि उन्हें प्रचारित किया जाता रहा है। अगर ऐसा होता तो ये मेमोरियल नहीं होते। नियाग्रा फॉल की खूबसूरती तो देखते ही बनती थी। हमारे होटल का कमरा भी फॉल व्यू पर था। यहाँ आकर अनु तो इतनी अभिभूत हो गई कि उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती थी, मेरी सारी शिकायतें दूर हो गईं। ज़िंदगी का मज़ा जो हम पहले नहीं ले पाए अब ले रहे हैं। मन करता है इस दृश्य को आंखों में भर लूं और खोलूं ही नहीं। उसका उतावलापन देखकर ऐसा लगता था मानो वो 20-25 वर्ष की युवती बन गई है। वैसी ही जिद, प्यार और मनुहार। लगता था समय ठहर जाए, पर ऐसा कब हो पाया है? समय की अबाध धारा को भला कोई रोक पाया है? देखते देखते उनके लौटने के दिन नज़दीक आते जा रहे थे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के लिए उपहार खरीदने प्रारंभ कर दिए। एक डिपार्टमेंटल स्टोर से दूसरे डिपार्टमेंटल स्टोर, एक मॉल से दूसरे मॉल के चक्कर काटने में ही सुबह से शाम हो जाती थी। सबके लिए उपहार खरीदना वास्तव में कष्टप्रद था, लेकिन इतनी दूर आकर सबके लिए कुछ ना कुछ ले जाना भी आवश्यक था। वैसे भी विदेशी वस्तुओं के आकर्षण से भारतीय अभी मुक्त नहीं हो पाए हैं। ये बात अनु के बेतहाशा शॉपिंग करने से स्पष्ट परिलक्षित भी हो रही थी। 1-2 बार तो दीपेश ने उसे टोका तो वो बोली, जीवन में पहली बार तो घर से निकली हूँ, कम से कम अब तो अपने अरमान पूरे कर लेने दो। वैसे भी इतनी अच्छी चीज़ें भारत में कहाँ मिलेंगी। अब उसे कौन समझाता कि विकेंद्रीकरण के इस युग में भारत भी किसी से पीछे नहीं है। यहाँ का बाजार भी इस तरह की विभिन्न वस्तुओं से भरा पड़ा है, लेकिन इन्हीं वस्तुओं को हम भारत में महंगी या अनुपयोगी समझकर नहीं खरीदते हैं। अंकिता और आशुतोष के सहयोग से खरीदारी का काम भी पूरा हो गया।
अंत में रमाकांत और उनकी पत्नी विभा के लिए उपहार खरीदने की उनकी पेशकश पर अंकिता को आश्चर्यचकित देखकर वे बोले, बेटी वे पराये अवश्य हैं, लेकिन तुम ये क्यों भूल रही हो कि इस समय तुम्हारी दादी की देखभाल की जिम्मेदारी निभाकर उन्होंने अपनों से अधिक हमारा साथ दिया है, वरना हमारा तुम्हारे पास आना भी संभव ना हो पाता। परिवार के सदस्यों के लिए उपहार ले जाना मेरी नज़र में रस्म अदायगी है, लेकिन उनके लिए उपहार ले जाना मेरा कर्तव्य है। लौटने पर अभी व्यवस्थित भी नहीं हो पाए थे कि भाई दिनेश और बहन दीपा सपरिवार आ गए। क्रोध भी आया कि यह भी नहीं सोचा कि 6 महीने के पश्चात घर लौटने पर फिर से व्यवस्थित होने में समय लगता है। दीपेश के चेहरे पर गुस्सा देख अनु ने उन्हें किनारे ले जाकर धीरे से कहा, गुस्सा थूक दीजिए, ये सोचकर खुश होने का प्रयत्न कीजिए कि कम से कम इस समय तो सबने आकर हमारा मान बढ़ाया है। आप बड़े हैं, भूल चूक माफ़ कर बड़प्पन दिखाइए। अनु की बात सुनकर दीपेश ने मन के क्रोध को दबाया और सकारात्मक सोच के साथ उनका स्वागत किया। खुशी तो उन्हें इस बात पर हो रही थी कि सदा झुंझलाने वाली अनु सबको देखकर अत्यंत खुश थी। शायद उसे अपने विदेश प्रवास का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए कोई तो चाहिए था, या इतने दिनों तक घर परिवार के झंझटों से मुक्त रहने तथा मन माफिक भ्रमण करने के कारण उसका तन मन खुशियों से ओतप्रोत था और अपनी इसी खुशी में सभी को सम्मिलित कर वो अपनी खुशी दोगुनी करना चाहती थी। मैंने और अनु ने काफ़ी सोच विचार के पश्चात तुम सभी के लिए उपहार खरीदे हैं, आशा है पसंद आएंगे। शाम को फुर्सत के क्षणों में दीपेश ने सूटकेस खोलकर प्रत्येक को उपहार पकड़ाते हुए कहा। अटैची खाली हो चुकी थी। उसमें एक पैकेट पड़ा देखकर सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। उसे उठाकर अनु को देखते हुए दीपेश ने कहा, यह उपहार रमाकांत और विभा भाभी के लिए है, जाकर उन्हें दे आओ। लेकिन उनके लिए उपहार लाने की क्या आवश्यकता थी? अम्मा ने प्रश्नवाचक नज़रों से पूछा। अम्मा, शायद तुम भूल गईं कि तुम्हारे अपने, जो तुम्हें कुछ माह भी अपने पास रखने को तैयार नहीं हुए थे, उस समय रमाकांत और उनकी पत्नी विभा ने न केवल हमारी समस्या को समझा बल्कि तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी उठाने को भी सहज तैयार हो गए। अम्मा, तुम्हारी निगाहों में उनके भलमनसाहत की भले ही कोई कीमत ना हो या तुम्हारे लिए वे आज भी पराए हों, पर मेरे लिए आज रमाकांत पराए होकर भी मेरे अपनों से बढ़कर हैं। कहते हुए दीपेश के स्वर में न चाहते हुए भी कड़वाहट आ गई। अनु उपहार लेकर रमाकांत और विभा भाभी को देने चली गई थी। सच बात सुनकर सबके चेहरे उतर गए थे। दीपेश जानते थे कि उनके अपने उनसे उपहार प्राप्त करके भी खुश नहीं हैं, क्योंकि वे उनके प्रेम से लाए उपहारों को पैसे के तराजू पर तौल रहे हैं, जबकि रमाकांत और विभा उनसे प्राप्त उपहारों को देखकर फूले नहीं समा रहे होंगे, क्योंकि उन्हें उनसे कोई अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने तो एक माँ की सेवा कर मानवीय धर्म निभाया था। अभी आप सुन रहे थे सुधा आदेश जी की लिखी हुई एक खूबसूरत पारिवारिक कहानी अपना पराया। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।